हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जैसे आप लोग जानते हो कि जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं दे वांट कि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है उसका एक हमें एनालिसिस मिले हर तरह से, ठीक है ना। तो मैं भी आने वाले 2-3 वीडियो में कोशिश करूंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था जो 5 जून 2022 के अंदर हुआ था उसको मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट वीडियोस के अंदर आप लोग के लिए एनालाइज करूँ, ताकि जो एस्पेक्ट आप लोगों को रिक्वायरमेंट है उस एस्पेक्ट को आप लोग कवर कर सके। अब प्रीलिम्स पेपर एनालाइज करने का बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका भी हो सकता है, जिसका अगर मैं करने जाऊँ तो 2 से 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट एस्पेक्ट को अलग अलग वीडियो में कवर करूँ ताकि आपको कैप्चर करने में भी ईजी हो और जो वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है वो आप अच्छे से फॉलो कर सकें, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स 2022 का पेपर जो था उसके पहले जस्ट एक दो चीज़ जान लेते हैं। इसे प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम किशन महिपाल है। मैंने प्रीलिम्स 2022 क्लियर किया है अच्छे मार्क्स से। मार्क्स अभी तक आए नहीं है बट मेरा कैलकुलेशन जो है उस हिसाब से 100+ आना चाहिए, लेट अस सी। और जो सी सेट पेपर है उसमें मेरा 120+ आना चाहिए, तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड स्कोर इस बार के हिसाब से जो टफनेस था पेपर का। और मैंने मेंस 2022 भी एग्जाम दिया जिसमें मेरा जीएस के सारे पेपर अच्छे गए एंड ऑप्शनल मेरा बेटर गया, मैंने आई एम नॉट से द बेस्ट। सो आई होप आई विल गेट सिलेक्टेड दिस ईयर, सो लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर मी इन फ्यूचर। बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे जो अवेयरनेस है, मेरा जो नॉलेज है, जो मैंने पिछले 1.5-2 साल के प्रिपरेशन में अर्जित किया है, वो मैं आपके संग और जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं खासकर उनके संग शेयर कर सकूँ ताकि वो इस एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे मेंटली एंड दे हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, जिससे वो इस एग्जाम को बहुत स्ट्रांगली अप्रोच कर सके, ठीक है ना। जैसे आप देखो मैंने पास्ट में भी कुछ कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस पाया, जैसे IIT-JEE मैंने क्रैक किया था, AIEEE क्रैक किया था। मेरे टाइम पे AIEEE बोलते थे, IIT-JEE अब JEE एडवांस और JEE मेंस होता है, अलग अलग नाम है। फिर मैंने कैट 2015-2018 क्लियर किया था विद मोर देन 98 परसेंटाइल एंड क्वांट मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल आया था। देन GRE मैंने 2019 में क्लियर किया था जिसमें मेरा मैथ्स में 170 आया था। तो और भी बहुत सारी बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, बस मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा बैकग्राउंड रहा, तो यू कैन ट्रस्ट फ्यू ऑफ द थिंग्स जो आपका एग्जाम के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे कि प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर एनालाइज कैसे करेंगे। तो इस पेपर में जैसे आप देख सकते हो 2022 का प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर है, तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि नॉट गेटिंग द आंसर बट टू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पेपर से हमें क्या एनालाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे विदाउट talking much about the detail of the syllabus and what is the answer, what is the concept. We'll just analyze the paper as a layman। अगर मेरे सामने पेपर आया तो हम कैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छा रैपिड फाइनेंसिंग का बात कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी का बात कर रहा है, तो इकोनॉमी का सवाल है, ठीक है। तो एक केस से हम क्या लिख सकते हैं, अपोलोजाइज, इससे हम एक इनसाइट ये लिख सकते हैं कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड, इट इज फैक्चुअल। थर्ड ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने बोल सकते हैं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का एक एनालिसिस हो गया। अभी क्वेश्चन इजी है हार्ड है, ये मीडियम बोलेंगे, अगर पता है तो इजी है, नहीं पता तो हार्ड है, तो इसको वैसे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी इकोनॉमी का है, तो इसमें फिर हम लोग कमेंट कर लेंगे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमी। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल है कि नीर और रीर का बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है या हार्ड है, इजी है, इजी टू मीडियम बोल सकते हैं। कई लोगों को थर्ड स्टेटमेंट का इशू आ सकता है, इजी टू मीडियम बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो काफ़ी इजी है, एकदम डेफिनेशन बेस्ड है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। तो ये इसका एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिख के बताया कि एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप लोग भी इसको मैं बाकी लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेके या फिर अपने PDF में ओपन करके, ताकि ये वीडियो हम अच्छे से कवर कर पाए। क्योंकि अब वीडियो के आप पॉज करके देख सकते हो, स्पीड स्लो करके देख सकते हो, पर अगर मैं वीडियो में एक एक डिटेल इस तरह लिखने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन सकता है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि मैं मुंह से धीरे धीरे बोलूँ, आप लोग उसको अच्छे से नोट करो आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्लियरली इंडियन इकोनॉमी का बात कर रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी एक इसका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इसमें इन्फ्लेशन का बात कर रहा है, रूपी डिप्रिशिएटिंग, ट्रेंड्स का बात कर रहा है, तो ट्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी, ट्रेंड्स एंड कॉन्सेप्चुअल, 3 चीज़ आप नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बात कर रहा है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। देख के फैक्चुअल चीज लग रहा है, G20 से रिलेटेड मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इनिशिएटिव्स, सो इट इज मोर फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इजी मीडियम हार्ड हम लोग क्लासीफाई इसमें नहीं किए, तो जैसे मैंने बता दिया कि इजी टू मीडियम है ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आप मान सकते हैं इजी टू मीडियम, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप मीडियम मानिए बिकॉज इज फैक्चुअल,
कि जिनको पता है उसके लिए ईजी है, वरना उसके लिए बाकी के लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल है। तो फर्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्सेप्चुअल है। अभी पूरा अंडरस्टैंडिंग का और पूछा है तो इसको अपने मीडियम मार्क करेंगे कि अगर किसी को नहीं पता तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसको इजी टू मीडियम में क्लासीफाई कीजिए, इट्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड देन सिक्स्थ पे जो है फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फॉर्म्स के बारे में बात किया है। तो ये करंट अफेयर्स का भी कंटेक्स्ट है इसमें। जैसे आप जानते होंगे कि अमेजोन जो है, वो अमेजोन जैसी कंपनी है, वो क्या करती हैं कि इंडिया में मार्केट उनका बड़ा है पर वो टैक्स यूएस में भरती है, एक वो एंगल होता है। फिर दूसरा एंगल ये होता है कि अमेजोन जैसी कंपनी क्या करती है कि जो वो प्लेटफॉर्म जो है मार्केट प्लेस है वो, ठीक है, पर वो खुद भी किसी सेलर को प्रमोट करती है। एक दो सेलर का बीच में न्यूज़ में नाम आया था जिनको प्रमोट करती है। तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा बता दिया आप लोग को, इस टाइप का क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है। आइडिया इज दैट दिस इज इकोनॉमिक क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बेस्ड है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप बोल लीजिए, कॉन्सेप्चुअल यानी कि, एंड इजी टू मीडियम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको आप। सेवंथ क्वेश्चन इज अबाउट रियल सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। रियल सेक्टर क्या है, तो ये इसमें ऑप्शंस दिए हैं रियल सेक्टर के बारे में। तो इट्स मोर लाइक अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। तो आप इसको फंडामेंटल्स बोल सकते हो, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर सवाल है ये 7 नंबर का। इजी क्वेश्चन का क्लासीफाई करूंगा मैं इसको। देन 8 नंबर इज अबाउट इनडायरेक्ट ट्रांसफर, जो मीडिया में न्यूज़ में हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब ये इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होती है वो इंडिया में वर्क करती है, उनके एसेट्स इंडिया में हो, जिसका वैल्यू इंडिया से निकलता है, सब्सटेंशियल वैल्यू, और वो फॉरेन में उसको वो लोग ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये ऑप्शन इसका डी आंसर है वैसे। पर इसका आइडिया ये है कि ये मीडियम क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है ना। देन 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, ठीक है, कंपनी एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है। तो इट्स इकोनॉमी, देन इट्स कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स भी समझने पड़ेंगे, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। अगर ये आपको पता है तो उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। आई विल क्लासीफाई इट इजी टू मीडियम, बी डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन लेवल, आपको मीडियम भी लग सकता है, बट इट इजी टू मीडियम। फिर 10th नंबर क्वेश्चन ये है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी का सवाल है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स का बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स का बात कर रहा है, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटी यानी G6 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बोलते हैं, उनका बातचीत चल रहा है। तो 10th क्वेश्चन इज ऑल्सो, इसमें ऐसा समझ लीजिए इकोनॉमी है, कंसेप्चुअल है, एंड इट्स ऑल्सो यू कैन से इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अपने गवर्नमेंट के बोरोइंग्स का अगर बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th नंबर भी हो गया। 11th नंबर में बता रहा है आई एम सॉरी, तो 11th नंबर बता रहा है कि परसुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन ये कंटेक्स्ट नहीं दिया, जैसे इकोनॉमी क्वेश्चन में काफ़ी सारा कंटेक्स्ट दिया था, इस क्वेश्चन में कंटेक्स्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब 4 स्टेटमेंट दिए तो समझिए कि 4 क्वेश्चन की तरह है, ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट है। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात चल रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। 11 नंबर इज पॉलिटी क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरा पॉलिटी का चारों स्टेटमेंट है। और इसमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्व्स। ये हायर कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट उनको अलाउ करता है, पर क्या ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको मिला है, दिस इज एम्बिगुअस, कई इनको याद नहीं रहता। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये कोई एक्ट के थ्रू डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया, ये मुझे श्योर है। थर्ड आंसर रॉन्ग होगा, तो आंसर ए या बी में से है, तो फोर्थ ऑप्शन पर डिसाइड करेगा आंसर ए या बी है। तो इट विल आई क्लासीफाई दिस क्वेश्चन एज मीडियम बिकॉज इट टाइम टेकिंग है, सिंस दिस इज अ टाइम्ड एग्जाम। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो भी आपको करने में कुछ समय लग सकता है, तो आंसर ए या बी में से होगा। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन फंडे के ऊपर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कंसेप्चुअल थोड़ा सा है। तो दिस इज 11th क्वेश्चन फॉर यू। देन 12th क्वेश्चन में बोला कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉज ऑफ पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स। पॉलिटी का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ इन कॉलेजेस, तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स भी है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नहीं आता, कोई डायरेक्टली सिलेबस में मुझे ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिली, तो मैं कॉमन से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप यदि स्टेटमेंट पढ़ के इंग्लिश अंडरस्टैंड बना के कुछ कॉमन सेंस से अपने अदर नॉलेज को लिंक करके यदि कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मेथड है, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, वो वाला एंगल है इसमें, ठीक है। दिस इज अबाउट 12th क्वेश्चन।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 13 नंबर इज पॉलिटी क्वेश्चन, और इसको मैं थोड़ा सा इजी टू मीडियम में कंसिडर करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, अब जैसे ऐसे जैसे टॉपिक होते हैं ना, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नर का पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ये सब जो दो तीन चीज़ होते हैं कई बार एम्बिगुअस बन जाते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब ऐसी चीज़ें इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस वाले बातें हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको इजी टू मीडियम क्लैरिफाई करूंगा, सब दिन को याद नहीं रहता, तो पॉलिटी इजी टू मीडियम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। देन 14th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, ठीक है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले बात पॉलिटिकल क्वेश्चन है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बात कर, आर्टिकल 75 का कुछ ना कुछ रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। इनटू 4 रैंक्स मिनिस्टर को कौन क्लासिफाई करता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब ये प्रोविजंस होता है कि कैबिनेट का स्ट्रेंथ कितना हो सकता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 14 नंबर है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको ईजी मानिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर ये सब भी पता नहीं है पॉलिटी में तो आपका प्रोविजन बहुत खराब है, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए थ्योरी को, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा पॉलिटी का सवाल है, तो उसका एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का पूछ रहा है, तो ये एकदम फैक्चुअल है, ये आपको पता है तो पता है, या फिर आप कुछ सेंस बना सकते हो, तो इजी क्वेश्चन 15 नंबर। ये सब जो मैंने बता रहा हूँ ना पॉलिटी का कुछ इजी क्वेश्चन नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है ना, पहले पॉलिटी जरूर पढ़ता है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को कानून और लॉ के बारे में जानना। तो ये सब चीज़ें, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ भी लोगे ना तो आपको एंड तक सहारा देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये सब चीज़ें फैक्चुअल आपको आनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, शेड्यूल 10। सो द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, कैन जॉइन, ये गलत है, तो एलिमिनेट से हो जाएगा, तो ऑप्शन बच जाएंगे। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद व्हिच प्रेसिडेंट ऑफिस डिसाइडेड डिफेक्शन केस, बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर बी है। वैसे 16 क्वेश्चन आप इजी टू मीडियम मान लिए, कई जन को एक फैक्ट ये वाला सेकंड वाला कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये सच है, तो पॉलिटी का फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन विल कम टू 17 नंबर क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। सॉलिसिटर जनरल का सपोर्टर होता है, पर कोई यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है वो। ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल अलाउड होता है, सॉलिसिटर जनरल अलाउड नहीं होता, तो ये वन ऑप्शन गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है, ये कन्वेंशन है जो फॉलो होता है, जनरली लोग फॉलो खुद से करते हैं, तो दोनों गलत हो गया। पॉलिटी का सवाल है, ईजी है, फैक्चुअल है, ईजी टू मीडियम मान लीजिए, कई लोग को समझ में नहीं आता, और फैक्चुअल सवाल है। देन विथ रेफरेंस टू रीट्स पिटिशन का बात हो रहा है, रीट्स किस में, आर्टिकल फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, उसके अंदर रीट्स का बात किया गया, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ये सब रीट्स होता है, उनके बारे में जानकारी है, फैक्ट्स है, फैक्चुअल जानकारी है, पॉलिटी की है, अगर आपको पता है तो पता है, ठीक है ना। तो 18 नंबर में इजी क्वालिफाई करूंगा, सब पता होना चाहिए वैसे। देन 19 नंबर इज अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल, ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है, ठीक है, डिजिटल मिशन के बारे में, तो गवर्नमेंट स्कीम की तरह क्लासीफाई कीजिएगा, वैसे इकोनॉमी में उसको कंसिडर करते हैं, बस को गवर्नमेंट स्कीम की तरह क्लासीफाई कीजिएगा अपने रेफरेंस में, एनालिसिस में। प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट बी ऑनेस्ट अडॉप्ट टू इट एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बड़ा क्लेम, 50 करोड़ फैमिली को क्लेम करना चाह रहा है, ये तो गलत हो गया। एवरी सिटीजन शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ऐसा कोई क्लेम अभी तक नहीं किया था, टू को गलत भी मान सकते हो, पर लॉजिकली सही लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजिंग है। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, इंटरनेट के थ्रू होगा तो ऑब्वियसली पोर्टेबिलिटी होगा, 3 तो सही लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इजी टू मीडियम में मानिए, अगर इसके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आपको पता है तो आप इसको सही करेक्टली मार्क कर लोगे, वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 19 नंबर, जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें मस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें अल्टीमेटली रखा गया है, कुछ कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो कुछ ना कुछ 1 या 2 में गलती होना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो वैसे भी आप शक कर सकते हो क्वेश्चन पे, पर हर बार को शक मत कीजिएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में है।
उसके कुछ शायद इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। सिंस आप ये कंटेक्स्ट का क्या है कि बहुत टाइम से लोकसभा में डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट नहीं हुआ 2019 के बाद इनफैक्ट, तो ये जनरली कन्वेंशन है कि अपोजिशन के लीडर को अपोजिशन से लिया जाता है डिप्यूटी स्पीकर को, पर अपने लोकसभा में काफ़ी टाइम से डिप्यूटी स्पीकर को नहीं इलेक्ट किया गया, तो उसके लिए ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया था इस बार एग्जाम में। तो उसके बारे में कुछ पूछ दिया डिप्यूटी स्पीकर के प्रोविजन के बारे में। तो डिप्यूटी स्पीकर के बारे में जो प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन जनरल, अगर उसको आप समझते हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। जनरली ईजी मानिए इस क्वेश्चन को, 20 नंबर, ठीक है। फिर 21st क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source for both methane and nitrous oxide। अब देखिए क्रॉप्स का बात कर रहा है तो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट आ गया, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स बोल दिया, तो इसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के बीच का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही नोट कीजिए, वैसे एग्रीकल्चर की तरफ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये गैस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप इसको एनवायरनमेंट वाला एंगल से भी समझ सकते हैं, जिससे भी आपको याद आए ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं मानूंगा इजी टू मीडियम मानूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, क्लियर कट एग्रीकल्चर का सवाल है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स, इससे क्या होगा, तो ये आपका एग्रीकल्चर का एक न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात है, उससे आपको अवेयरनेस होना चाहिए। करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में आया था क्वेश्चन, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हम लोग। तो आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स लिख लीजिए एंड कंसेप्चुअल लिख लीजिए, या फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लिख लीजिए, ठीक है। ये इसका एनालिसिस है। क्वेश्चन आप मानिए इजी टू मीडियम। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैपिंग बेस्ड आप मान सकते हो, आप इसको ज्योग्राफी के एंगल से भी देख सकते हो कि लेक्स हम लोग पढ़ते हैं और अभी ड्राई हो गया, तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से भी देख सकते हो आप, सैलिनिटी बढ़ गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया, वो वाले एंगल से भी देख सकते हो। बट दिस इज एक्चुअली बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन, किसी भी एंगल से देखो आपको पता होना चाहिए। तो फैक्चुअल, करंट अफेयर्स बोल लीजिए, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको इजी टू मीडियम बोले क्योंकि फैक्ट पता तो पता, वरना नहीं पता, पता तो इजी है, नहीं पता तो डिफिकल्ट है, स्किप करना पड़ेगा। 24 नंबर, घंटी कुर्ता कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब देखिए साउथ इंडिया में किसी रिवर्स का बात कर रहे हो, उसकी वजह से कैनियन बन गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैनियन किस रिवर पर लाई करता है, या फिर आप गेस करोगे, जैसे कावेरी साउथ इंडियन रिवर है, अब मंजीरा भी, ये तुंगाभद्रा साउथ इंडियन रिवर है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑप्शन एलिमिनेट करना, तो इसको मीडियम क्वेश्चन मानिए, अगर पता है तो पता, वरना नहीं पता, ठीक है। इट्स अबाउट ज्योग्राफी, रिवर्स का कॉन्सेप्ट से दिया गया है, जियोमॉर्फिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। 25 नंबर क्वेश्चन इज अबाउट पीक दिया, उसको माउंटेन से मैप करना है, ठीक है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अवर करेक्टली मैच्ड का बात चल रहा है। पीक दिया नमचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको, अगर इसमें से एक दो भी पता तो आप बाकी ऑप्शन से इसको मार्क कर सकते हो। जैसे नंदा देवी आपको पता है कि उत्तराखंड में चल रहा है सब बात, ठीक है ना, उत्तराखंड हिमाचल में कहीं बात चल रही है। नमचा बरवा आपको पता है कि चलो कहीं ना कहीं हिमाचल के आसपास ही बात चल रही है, और अरुणाचल भी हो सकता है, ठीक है। नोकरेक जो अरुणाचल का ही है, तो सिक्किम में तो होना मुश्किल है। इस तरह आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। वैसे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मीडियम कंसिडर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को पिक्स के नाम याद नहीं रहते, ठीक है। अब उनके लिए डिफिकल्ट होगा, पर जनरली कुछ पॉपुलर पिक्स या पासेस के नाम को ध्यान होने चाहिए। इसको ज्योग्राफी और मैपिंग के अंदर कंसिडर कीजिए, एंड इट इज अबाउट फैक्चुअल एंड इजी टू मीडियम। 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, लीवेंट टर्म एक दिया हुआ है, ये न्यूज़ में सुना, करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। रफली कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब लीवेंट कौन से रीजन में फाइंड होता है, ठीक है। अब लीवेंट क्या वही आपको नहीं पता तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया पहली बार, ठीक है। फिर आप गेस करने का ट्राई करेंगे तो कॉमन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो दिस क्वेश्चन आई कंसिडर मीडियम, करंट अफेयर्स, फैक्चुअल, ठीक है। 27, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अब देखिए ये मैपिंग का क्वेश्चन है, क्लियर कट मैपिंग का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आता है। तो जैसे इस साल के पेपर में ये थोड़ा डिफरेंस था कि इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, तो ये क्वेश्चन उसके अंतर्गत आपको बताना कौन सा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए वर्ल्ड मैप के बारे में और अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है। एलिमिनेशन वैसे हो सकता है, बट इट इज स्टिल इजी टू मीडियम क्वेश्चन, कई लोगों को ध्यान नहीं रहता, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट ये सैंड में पाया जाता है, जनरली केरला कोस्ट में पाया जाता है, इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है, सही बात है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये सही बात है, तभी नियम में थोरियम की कमी नहीं है। मोनाजाइट ऑगस्ट नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्ट, तो गलत बात हो गया, ये तो एक्सट्रीम वर्ड से भी आप तो शक कर सकते हो कि इंटायर लिखा तो गड़बड़ होगा, पर पूरे इंडिया के सारे कोस्ट में तो मोनाजाइट नहीं मिलता ना। आप कच्छ ही ले लो, कच्छ में कहाँ मोनाजाइट मिलेगा। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये पता नहीं, शायद हो सकता है ये बात। तो 1 2 सही है, 3 रॉन्ग है। 3 रॉन्ग जहाँ जहाँ हटा दिए तो आपका आंसर आ गया बी, खत्म, इजी क्वेश्चन था।
बस इसके लिए अवेयरनेस, फैक्चुअल अवेयरनेस थोड़ा सा चाहिए। जैसे मैंने मोनोसाइट पढ़ते ही मुझे एक इन्फॉर्मेशन याद आ गया, केरला क्वेश्चन फाइंड होता है रेयर अर्थ मटेरियल, इससे मेरा ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको है तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया। पर ऐसी जानकारी आपको ज्योग्राफी में रिसोर्सेज पढ़ने की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में कोस्ट एरिया पढ़ने से वजह से भी हो सकता है। तो इट्स दैट एंगल। ठीक है, आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट जो भी एंगल पकड़ लीजिए, दिस क्वेश्चन इजी टू मीडियम एंड फैक्चुअल जानकारी के ऊपर है। ठीक है, 29 और एलिमिनेशन से भी हो सकता है, पर वो वाला एस्पेक्ट मैं इस पेपर में कम इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन को कैसे सोचना है। आप वैसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हो, बट पहले मैं थोड़ा सा अदर एस्पेक्ट से एनालाइज कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कैसे सोचे आपको। ठीक है, इजी, मीडियम, हार्ड। तो 29 क्वेश्चन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में ज्योग्राफी का सवाल है। लॉन्गेस्ट डे नॉर्मली ऑकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बात करें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? समर के टाइम होगा, कोई ना कोई समर का टाइम होगा। ठीक है, तो अपने समर के टाइम बात कर रहे हैं तो मार्च से जून के समय कोई ना कोई होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ का बात करें, जनरली हम लोग बचपन में आप कुछ पढ़े होंगे तो आपको याद है कि लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट, ये सब जितनी सारी बातें होती हैं 20, 21, 22, 23 तारीख को ही होती है। तो जून में होना चाहिए ये बात और सेकंड हाफ में होना चाहिए, मैं तो यही गेस करता है सो कॉमन सेंस से। तो वैसे ये इजी क्वेश्चन था, 29 का ज्योग्राफी का सवाल है, डायरेक्शनल मोशन ऑफ सन के ऊपर है। देन क्वेश्चन नंबर 30 इज अबाउट वेटलैंड। अब इसमें कुछ वेटलैंड्स मार्क किए हैं, आपको लोकेशन दिया है। इस बार इसमें जैसे आपने देखा होगा एक मैच द कॉलम जो ऊपर देखे थे यहाँ पे, इसमें आप देखोगे 1 2 2 1 3 3 करके ऐसे ऑप्शन दिया, राइट। ये जनरल यूपीएससी का ट्रेंड रहा है इन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पर, इस बार उन्होंने ये काम कर दिया, बता दिया, एक थोड़ा डिफिकल्टी बनाने के लिए लोगों के लिए एक अनकन्वेंशनल तरीके से पूछ दिया, सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल दिया। वो ये है कि दे हैव आस्क्ड कि अच्छा बताओ इनमें से खाली एक पेयर सही है या 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, 4 पेयर सही है। तो ये एस्पेक्ट आपको समझनी चाहिए एग्जाम के कि ऐसे यूपीएससी सरप्राइज कर देता है। अब ये मेथड वो अगले साल भी यूज कर सकता है या नहीं भी यूज कर सकता है, इट्स अप टू यूपीएससी। ठीक है ना, तो इस तरह सरप्राइज एलिमेंट हमेशा पेपर में रहेगा। तो आइडिया क्या है इस क्वेश्चन का? वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन है, एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन है, फैक्ट ड्रिवन क्वेश्चन है क्योंकि फैक्चुअल चीज पूछ रहा है। अभी इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स को रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया, उसके रिगार्डिंग ये कंटेस्ट दिया गया है, मैपिंग का भी कुछ कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इजी टू मीडियम बिकॉज ऑफ ऑप्शन इट बिकम्स मीडियम। ठीक है ना, तो दिस इज अबाउट इट। देन 31 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। कोविड के टाइम आप देखेंगे सारे ऐप न्यूज में रहे, आरोग्य सेतु, कोविन, फिर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के ऊपर सवाल है बेसिकली। इट्स आप इसको ई गवर्नेंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसको गवर्नमेंट स्कीम्स में इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट वाले एंगल में, तो करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसका सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबव बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है, जो ऐप्स होते हैं उनको ओपन सोर्स गवर्नमेंट रखती है ताकि उसको बाकी लोग यूज़ कर सके। ठीक है, और ताकि उससे वो लोग फीडबैक भी दे सके, पर उससे बस ये है कि लोग उसे कॉपी कर पाएंगे। तो कई लोग ओपन नहीं करते, प्राइवेट कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करती, पर गवर्नमेंट ने ओपन रखा था बहुत सारे ऐप को। तो इसमें ऐसा पूछा कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बना है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पता तो पता, वरना नहीं पता। वैसे मैं बताया तो आरोग्य सेतु ओपन में बना है, डिजी लॉकर भी ओपन में बना है, एंड तो 1 और 3 तो सही बैठ रहा है। तो आई होप इन्हीं दोनों में से आंसर होना चाहिए। तो 2 क्या को पता होगा ना, कोविन भी मुश्किल ओपन पे बना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं भी भूल गया हूँ, मुझे भी देखने पड़ेंगे। बट ब्रॉडली आप समझ लीजिए क्वेश्चन जो है इट्स अबाउट करंट अफेयर्स एंड कुछ करंट डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था कोविड-19 के कंटेक्स्ट में। ठीक है, साइंस एंड टेक के अंदर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। देन क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये वेब 3.0 के बारे में। वेब 3.0 क्या, अगर आपको पता तो काम हो गया आपका। टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, बिल्कुल सही जवाब है। वेब 3.0 का यही मतलब है। देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, कैन बी, बिल्कुल सही बात है। इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी सही बात है। तो वेब 3.0 अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो क्वेश्चन कर सकते हो। साइंस एंड टेक का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल बोल सकते हो, और थोड़ा सा फैक्ट करंट डेवलपमेंट के ऊपर भी, रिसेंट डेवलपमेंट, क्योंकि अब साइंस एंड टेक क्या रेगुलर डेवलप कर रहा है, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, या फिर आप बोलो क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस में यूज हो रही हैं। तो इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, करंट डेवलपमेंट क्या है। एटलीस्ट वेब 3.0 के बारे में आपको 1-2 सेंटेंस पता होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग आपको है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इजी टू मीडियम में क्लासीफाई करूंगा, साइंस एंड टेक का सवाल है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में, वरना और क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं हम लोग, पर इस वीडियो में और 2 क्वेश्चन देखेंगे ताकि एक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो, वरना 100 का 100 क्वेश्चन देखोगे तो आप बोर हो गए। मेरे ख्याल से अभी तक भी आप बोर हो गए होंगे, पर अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपके मैं जल्दी वीडियो कंप्लीट करके आपको रिलीफ दूंगा। तो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर सर्विस। अब सास क्या बहुत दिन से न्यूज़ में, स्पेशली आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कंपनी को न्यूयॉर्क में निफ्टी के अंदर लिस्टिंग मिल गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इंडियन फाउंडर की कंपनी थी, मैं भूल रहा हूँ नाम, तो साथ उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो इसमें पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर सर्विस के अंतर्गत कंसिडर करके बात का कुछ क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए क्या सही क्या गलत है।
साइंस एंड टेक का सवाल है, सीधा सा बात है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इकोनॉमी भी इसमें एंगल थोड़ा सा आता है, पर रिसेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात चल रही है। SaaS buyers कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस, ऑब्वियसली SaaS यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा थ्रू द मोबाइल डिवाइस, बिल्कुल। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल और फॉर्म्स, बिल्कुल सही, तीनों सही जवाब है इसका। तो 33 का डी आंसर होगा। साइंस एंड टेक का सवाल है, आप बोलिए कि कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो, करंट डेवलपमेंट बोल सकते हो, इजी सवाल है, ठीक है। 33 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statement best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system? देख के मुझे पता कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है ना, बट मैं बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक का सवाल है, ऑर्बिटल डल गया, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इससे तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मीडिया लिखा तो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड सवाल है, साइंस एंड टेक के मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन देख के शायद समझ में आ जाए इजी है या हार्ड है। A hypersonic missile is launched in the space to counter the asteroid approaching to the Earth, explode in its space। हो सकता है बॉम्बार्डमेंट का बात, हम लोग अभी एस्ट्रॉइड से बचने के लिए कुछ कुछ बॉम्ब अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं, मैंने उसे डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो कोलाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है। और हाइपरसोनिक इज अ डाउट। A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions, नहीं चला ये। A missile is put into stable orbit around the Earth and deorbits over a target area, ये भी नीचे चला। Spacecraft moves along the comet with the same speed and places a probe on it, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अभी के हिसाब से तो 34 का ए आंसर मोस्ट लॉजिकल लग रहा है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन मीडियम है, क्योंकि टर्मी जो है बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं गेस लेता तो ए गेस लेता, आई डोंट नो इज राइट रॉन्ग, वो बाद में देखा जाएगा, सिंस इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना नहीं है, इट जस्ट टू सी कि हाउ यू कैन अप्रोच क्वेश्चंस, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं, ऐसे और भी तरीके से देखेंगे इसी पेपर को, वो और वीडियोज में आएगा। सो इसका पार्ट 1 समझ के इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 35 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग इसको रोकते हैं एक बार के लिए, एंड लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो की 35 नंबर क्वेश्चन से कि क्वेश्चन वाइज एनालाइज करके कि क्वेश्चन इजी थे, हार्ड थे, किस सब्जेक्ट से थे, कॉन्सेप्चुअल थे, लेट अस सी अबाउट दैट, ठीक है। फॉर टिल दैट टाइम सब्सक्राइब कीजिए चैनल और एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू।